मोल फ्रैक्शन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये था ना, डाइपोल मोमेंट, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, मेल्टिंग पॉइंट भी इसी कैटेगरी में था। तो मतलब ये सारे जो थे, ईएमएफ ऑफ सेल था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, तो ये सारे जो थे वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी थे, मींस अमाउंट पे डिपेंड नहीं थे। एक्सटेंसिव क्या था? जो क्वांटिटी पे डिपेंड करते हैं। सबसे पहला मोल, मोलैलिटी, मास, एंथैल्पी चेंज, है ना, गिब्स फ्री एनर्जी, वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, तो ये सब। अब बात आती है जैसे मोलैरिटी है। मोलैरिटी में मैंने आपको बताया होगा कि मोल बाय में वॉल्यूम होता है, तो मोल भी एक्सटेंसिव था और वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव था। तो दो एक्सटेंसिव का रेशियो हमेशा क्या हो जाता है बच्चों? इंटेंसिव। रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव विल बी इंटेंसिव। सेम पैटर्न में मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाई mole of A divided by total mole, then mole extensive and total mole will also extensive. So ratio of two extensive will be equal to intensive, है ना? Specific heat capacity or 1 gram. 1 ग्राम मीन्स फिक्स अमाउंट, तो ये भी इंटेंसिव हो गया। लेकिन हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव था, मीन्स ये अमाउंट पे डिपेंड करता था, मतलब फिक्स क्वांटिटी के लिए नहीं था। इन दोनों में कोई डाउट हो तो पूछो। सर मोलैलिटी कहाँ पे काउंट होगा? मोलैलिटी भी वही होगा बेटा, मोल डिवाइडेड बाय मास, तो ये भी एक्सटेंसिव। रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव विल बी इक्वल टू इंटेंसिव। वर्क डन, है ना, वर्क डन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। तो वर्क डन रिवर्सिबल, first of all you should try irreversible. P external del V, del V irreversible. P external V2 minus V1, है ना। वर्क डन रिवर्सिबल, you know 2.303 nRT
log V2 by V1, ठीक, reversible. You remember what will be the basic difference between reversible and irreversible? रिवर्सिबल वाला स्मॉल इनफाइनाइट स्टेप्स में होता है, वो एक ही स्टेप्स में होता है रिवर्सिबल। और रिवर्सिबल एक्सट्रीमली स्लो होता है और इरिवर्सिबल मेजरेबल स्पीड में। ओके, और कोई 1 point about reversible and reversible work? ये हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेगा रिवर्सिबल वाला, ये इक्विलिब्रियम में नहीं होता है। गुड। और रिवर्सिबल प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है और इरिवर्सिबल पॉसिबल है। वेरी गुड। और कोई? रिवर्सिबल का एंट्रोपी चेंज 0 होगा। मैंने कॉपी में भी बताया होगा उस टाइम पे, यहाँ पे एक पिस्टन रखा होगा, ठीक है, यहाँ पे कुछ डस्ट पार्टिकल रखे थे मैंने, और यहाँ पे गैस फिलअप किया था, और ये इंटरनल प्रेशर था P इंटरनल, आउटसाइड से एक प्रेशर अप्लाई हुआ था P एक्सटर्नल। P एक्सटर्नल में एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज वेल एज प्रेशर ड्यू टू डस्ट पार्टिकल, ठीक। एट द सेम टाइम internal pressure, external pressure। इररिवर्सिबल में मैंने आपको बताया था कि प्रेशर V1 से V2 मूव करेंगे तो उस कंडीशन में सडन सारे डस्ट पार्टिकल रिमूव कर दो, तो पिस्टन बिल्कुल इनिशियली और फाइनली, एक बार सीधा आपको इनिशियल विजिबल हो रहा था और फिर फाइनल विजिबल होगा, बीच में कोई स्टेप नहीं रहेगा। ये सडन प्रोसेस है, फास्ट प्रोसेस है, मेजरेबल स्पीड से होती कैसे। रिवर्सिबल में क्या था, मैंने आपको बताया होगा उस टाइम पे कि 1 डस्ट पार्टिकल रिमूव करोगे तो V1 टू V2 जाने में पिस्टन को V1 टू V2 जाने में आपको बहुत लॉन्ग टाइम लगेगा, है ना, क्योंकि ये स्लो प्रोसेस है और एक एक डस्ट हटाते जाओगे पिस्टन ऊपर जाएगा। तो इरिवर्सिबल एक सडन प्रोसेस था, रिवर्सिबल स्लो प्रोसेस है, ठीक है ना, स्लो स्पीड। इरिवर्सिबल इक्विलिब्रियम आपको इनिशियली और सीधा फाइनली पे मिलेगा, फाइनल पे, और रिवर्सिबल में इक्विलिब्रियम हर स्टेज पे आएगा, है ना। इरिवर्सिबल में प्रेशर कांस्टेंट लेना है, ये एक पॉइंट था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, कांस्टेंट। और इसमें जो प्रेशर है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो वेरी करेगा, ठीक। तो ये अगर कभी क्वेश्चन में STP गिवन करता था तो STP का मतलब प्रेशर 1 ATM कांस्टेंट करते थे। मैंने आपको बताया था वर्क डन एक्सपेंशन और वर्क डन कंप्रेशन, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम।
वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या था, पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव था। बाय द सिस्टम नेगेटिव। ऑन द सिस्टम मीन्स कंप्रेशन और बाय द सिस्टम मीन्स एक्सपेंशन। तो अभी देखो यहाँ पे पिस्टन एक्सपेंड हो रहा है, तो ये एक्सपेंशन मीन्स बाय द सिस्टम है, यहाँ भी बाय द सिस्टम है। ये जो वर्क डन का फॉर्मूला है ये आइसोथर्मल था, आइसोथर्मल एक्सपेंशन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस, आइसोथर्मल एक्सपेंशन इन रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक, वर्क डन मैक्सिमम किस में होता था, एक्सपेंशन में। किसका वर्क डन हाई था, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल? रिवर्सिबल वर्क डन ग्रेटर था इरिवर्सिबल से एक्सपेंशन में, इन केस ऑफ एक्सपेंशन, बट इन केस ऑफ कंप्रेशन रिवर्सिबल लेस होगा इरिवर्सिबल से। तो ये दो पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। वर्क डन एक्सपेंशन के केस में रिवर्सिबल का ग्रेटर होगा और कंप्रेशन के केस में इरिवर्सिबल का ग्रेटर। ये दो फॉर्मूले। रिवर्सिबल के केस में आपको बताया गया था कि ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, क्योंकि आइसोथर्मल है तो V2/V1 रिप्लेस करके आप P1/P2 ले सकते। वर्क डन, मैंने आपको बताया होगा वर्क डन इन ए केमिकल रिएक्शन, वर्क डन इन ए केमिकल रिएक्शन, वर्क डन माइनस डेल NG/RT। डेल NG कैलकुलेट करना आप जानते हो, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, ये वर्क डन फॉर ए केमिकल रिएक्शन था। तो ये फॉर्मूला आप तभी अप्लाई कर सकते हो जो केमिकल रिएक्शन, अदरवाइज आप इसका यूज नहीं कर सकते। तो ये वर्क डन था। अब आप देखो हीट कैपेसिटी किसे कहते थे, हीट कैपेसिटी अगर किसी को डेफिनेशन याद हो, सिस्टम से 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने में जितनी एनर्जी है, amount of heat required to raise the temperature of substance through 1 degree Celsius, है ना। मीन्स ये कोई भी सबस्ट्रेट था, सपोज 25 डिग्री सेल्सियस, आप इसको हीट सप्लाई की, इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया 26 डिग्री हो गया, तो 1 डिग्री इंक्रीज हो गया। अभी जब ये 1 डिग्री इंक्रीज हो गया तो उसके लिए आपने कितनी हीट सप्लाई करी, वो था हीट कैपेसिटी मीन्स Q/ΔT। इसकी यूनिट आपको बताई होगी जूल पर केल्विन। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है क्योंकि अमाउंट जितना ज़्यादा होगा इनिशियली तो आपको Q की वैल्यू भी ज़्यादा देनी पड़ेगी टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 डिग्री। ठीक है, दिस इज नोन एज हीट कैपेसिटी। Now, specific heat capacity, amount of heat required to change the temperature by 1 degree
Celsius of 1 gram substance. 1 ग्राम। अभी क्वांटिटी फिक्स हो गई, अभी पिछले में क्वांटिटी फिक्स नहीं थी, अभी क्वांटिटी फिक्स हो गई, तो सब कुछ वही रहेगा, बस यहाँ m डेल्टा टी होगी। और क्वांटिटी क्योंकि फिक्स हो गई 1 ग्राम, इस वजह से ये इंटेंसिव हो जाएगा, क्योंकि अमाउंट फिक्स हो गया। फिक्स अमाउंट के केस में इंटेंसिव हो गया, और यूनिट वही होगी जूल पर केल्विन पर ग्राम, ये इंटेंसिव है। नाउ मोलर हीट कैपेसिटी 1 मोल। बस यहाँ पे 1 मोल फिक्स है, तो 1 मोल फिक्स करोगे तो Q बाई मोल N मीन्स N डेल्टा T, तो वही यूनिट चेंज जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक, ये हो गया मोलर हीट। तो ये 3 डेफिनेशन थी, ये भी इंटेंसिव है क्योंकि अमाउंट फिक्स हो गया। ठीक है ना, तो इंटेंसिव। अब बात आपको बताई गई होगी इन केस ऑफ आइसोथर्मल। आइसोथर्मल Q बाई डेल्टा T, तो टेम्परेचर चेंज क्या होगा, 0। तो आइसोथर्मल के केस में हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इंफिनिटी, इन केस ऑफ आइसोथर्मल, है ना। इन केस ऑफ एडियाबैटिक, जीरो। आइसोकोरिक, then CV Q by delta T, आइसोबारिक Q by delta T, बस हीट एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर। हीट एनर्जी कांस्टेंट वॉल्यूम इंटरनल एनर्जी का चेंज था, हीट एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर एंथैल्पी का चेंज होता था। Heat energy at constant volume means change in internal energy with respect to temperature. Constant pressure means enthalpy change. तो आपको पता है Cp और Cv। Cp यहाँ से डेल्टा H बाई डेल्टा T at constant pressure. Cv will be delta U by delta T at constant volume. You know Cp minus Cv will be R, means Cp will be greater than Cv। वैल्यू पुट करें तो डेल्टा H by डेल्टा T with constant pressure, डेल्टा U by डेल्टा T constant volume equal to R। Another important thing is R is work done. Work done, इसके डेरिवेशन से आता था R is work done, तो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R मोलर हीट कैपेसिटी। तो Cp और Cv यहीं से एक डेफिनेशन से इसी से और आया था, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U डेल्टा Ng। इस पर हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल किए होंगे। डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U, डेल्टा U चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। इंटरनल एनर्जी चेंज जो होता है ये टेम्परेचर का फंक्शन है। और आइसोथर्मल चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, 0। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है थर्मोडायनेमिक्स के लिए। जब भी टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 ले लेंगे, ठीक है ना। तो PV इक्वल टू nRT होता है, तो यहाँ से एक और फॉर्मूला बना सकते हो न्यूमेरिकल के लिए, P2V2 माइनस P1V1 चेंज। PV इक्वल टू nRT होता है, तो nRT की जगह PV रख दो और PV में चेंज।
तो इस पर भी क्वेश्चन आपको पैकेज में मिलेंगे, ठीक है, तो वो भी सॉल्व हो जाए। तो ये हीट कैपेसिटी। अब बात आती है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, Q प्लस W। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था। और आइसोथर्मल प्रोसेस। और आइसोथर्मल डेल U Q प्लस W। डेल U क्या हो जाएगा 0, Q इज इक्वल टू माइनस W। मीन्स जो Q होगा वही वर्क डन होगा, ठीक है। और एडियाबैटिक डेल्टा U Q प्लस W। एडियाबैटिक में Q0 मीन्स डेल्टा U इज इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन पाथ फंक्शन है या स्टेट फंक्शन? वर्क डन इज ए पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन? अरे कुछ तो बोलो। कॉपी में देख के बोलो बच्चे। कॉपी है सभी लोगों के पास? यस सर। जरा मुझे इस कॉपी का फर्स्ट पेज भेजो तो। MR10 की है कॉपी। क्या है? MR10 वाली है, मैं तो पहले MR10 में था ना। नहीं नहीं, किसी की भी हो बच्चे, किसी की हो। मैं देखना चाहता हूँ कि भाई सबके पास कॉपी है भी कि नहीं है। नहीं तो फिर फायदा क्या होगा? अच्छा। कॉपी नहीं रहेगी तो रिवाइज कैसे करोगे? वरना मैंने सर मॉड्यूल खोल रखा है। कोई बात नहीं, आप MR10 की भेजो फर्स्ट पेज। ठीक ठीक भेज। बेटा थर्मोडायनेमिक्स चेंज थोड़ी होगी, थर्मोडायनेमिक्स तो वही रहेगी। जिसने सेंड कर दिया हैंड रेज करो, मुझे विजिबल भी तो हो। 2 3 4 5। ओके। बाकी लोगों के पास कॉपी नहीं है? बाकी अदर्स, अभिषेक अभिषेक खुशबू राहुल, आपको क्या इशू है बेटे? कॉपी कहाँ है आप लोगों की?
देखो लीव कर जाते हैं, अदर्स ये क्या स्कूल की कॉपी भेज दी क्या थर्मोडायनेमिक्स की? इतना थ्योरी तो हमारे आकाश में लोगों नो के। सर, नो सर, सुमन मैम ने इतना ही लिखवाया था, जब मैम ने इतना ही लिखवाया था। ओके ओके। जब मैम ज्यादा थ्योरी पे यानी कि ज्यादा समझाती थी ना, इसलिए इतना लिखवाती थी। गुड। ये कौन है भाई? वी वर लकी। ठीक है चल। ओके, वर्क डन। हाँ अभी मुझे बताओ, वर्क डन पाथ फंक्शन था या पॉइंट फंक्शन था? कॉपी अगर है तो कॉपी में लिखवाया गया होगा उस टाइम पे स्ट्रेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। चेक करो कॉपी में और बताओ मुझे वर्क डन क्या था। वैसे भी फिजिक्स में पढ़ा। पाथ फंक्शन। आपको स्टेट फंक्शन दो चीजें बताई गई थी, ठीक है? वर्क डन कौन सा फंक्शन हो गया? स्टेट फंक्शन। वर्क डन नॉर्मली पाथ फंक्शन होता है बेटे, लेकिन एडियाबैटिक कंडीशन अगर हो तो स्टेट फंक्शन होगा। क्यों? क्योंकि वर्क डन जो है वो इंटरनल एनर्जी के इक्वल हो गया, और इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, तो इक्वल तभी होगा जब ये भी स्टेट फंक्शन हो जाए। तो ये चीज क्लियर है कि इन केस ऑफ एडियाबैटिक हीट वर्क डन स्टेट फंक्शन। एडियाबैटिक आइसोकोरिक डेल यू क्यू प्लस डब्ल्यू। इन केस ऑफ आइसोकोरिक वर्क डन क्या होगा? इन केस ऑफ आइसोकोरिक वर्क डन जीरो। क्यों वर्क डन जीरो होगा? क्योंकि P इंटू डेल्टा V, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो जीरो आ जाएगा, तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q। तो नॉर्मली Q भी क्या था बेटे? स्टेट फंक्शन, सॉरी पाथ फंक्शन था, लेकिन इस कंडीशन में क्योंकि डेल U के इक्वल है तो अभी ये भी क्या हो जाएगा? स्टेट फंक्शन। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करके रखना कि भाई कंडीशंस अगर चेंज होती हैं तो हीट एनर्जी और वर्क डन भी स्टेट फंक्शन हो सकते हैं, ठीक है ना? जैसे हीट एनर्जी है Q, तो अगर आप पाथ फिक्स कर दोगे तो भी वो स्टेट फंक्शन हो जाता है। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में चेंज करना, ये आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, और अभी ये है आइसोबारिक। ये वाला फॉर्मूला आइसोबारिक के केस में होगा। आइसोबारिक तो ये चारों फॉर्मूले सभी कंडीशन में इंपॉर्टेंट। तो खैर ये आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बाद आपको बताया गया था एंथैल्पी चेंज।
एंथैल्पी चेंज डेल एच, उसमें आपको बताया गया था एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। डेफिनेशन याद है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की? amount of enthalpy change in the formation of one mole from its natural constituent particles या फिर from its most stable allotropes, ठीक है, like CO2। CO2 को आप बना कैसे सकते थे? कार्बन सॉलिड और ऑक्सीजन गैसियस, डेल्टा एच कुछ वैल्यू गिवन थी नेगेटिव, CO2। अभी CO2 बनाने के लिए कार्बन के एलोट्रॉप्स आप यूज कर सकते हो ग्रेफाइट और डायमंड। तो आपको याद होगा कि भाई डायमंड नहीं यूज करते थे, याद है या भूल गए? सर वो, हाँ वो नहीं कर सकते सर, ग्रेफाइट और कोल का यूज करते थे जलाने के लिए। हाँ, तो कंबशन में डायमंड नहीं यूज कर सकते। ग्रेफाइट और डायमंड में कौन ज़्यादा स्टेबल था? ग्रेफाइट था। थर्मोडायनेमिक कंडीशंस में ग्रेफाइट मोर स्टेबल था, ये था। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन मीथेन का अगर करना था तो C+H2 डेल्टा एच नेगेटिव, एथेन तो 2C+H2 ये होगा। तो ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन था। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में फॉर ए केमिकल रिएक्शन, enthalpy of reaction, how we can calculate enthalpy of reaction if enthalpy of formation में से माइनस कर देनी थी रिएक्टेंट की। enthalpy of formation minus product, enthalpy of formation of reactant, clear? Enthalpy of formation of the naturally occurring substance like O2 will be 0. Enthalpy of formation of bromine liquid 0, but standard enthalpy of formation of bromine gaseous will not be 0। मीन्स नेचुरली नेचर में हमें ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में मिलेगा तो उसे बनाना नहीं पड़ता था, बट अगर आप उसे गैसियस में कन्वर्ट करते हो तो आप उसे एनर्जी चेंज आएगा तो वो 0 नहीं होगा। तो मीन्स ये भी चीज़ ध्यान रखना था। ये इस पर न्यूमेरिकल था। एंथैल्पी ऑफ कंबशन में क्या था? जलाने को बोलते थे। ऐसे नहीं, वो तो इंग्लिश है। पूरी डेफिनेशन क्या थी? डेफिनेशन पे फोकस करना, वरना इसके एक भी क्वेश्चन नहीं बनेंगे आपसे। अमाउंट ऑफ एंथैल्पी चेंज मोस्टली रिलीज होते हैं, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ कंबशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो मैं रिपीट करता हूं डेफिनेशन को। अमाउंट ऑफ एंथैल्पी चेंज इन द कंबशन ऑफ 1 मोल मस्ट है। आप अपने कॉपी में डेफिनेशन में देखो तो 1 मोल के नीचे लाइन करवाया गया होगा। Amount of enthalpy change in the combustion of 1 mole of substance in the presence of excess of oxygen। डेफिनेशन को जरा केयरफुली देखो, मिल गया?
इस चैप्टर में अगर आपने डेफिनेशन को इग्नोर किया तो आपको ये चैप्टर हमेशा ही वीक लगेगा। हाँ, इसमें ध्यान देना, जिसको कंबशन करना है वो 1 मोल होना चाहिए, वो 2 मोल नहीं होना चाहिए। बैलेंसिंग आनी चाहिए। कार्बन का कंबशन CO2, हाइड्रोजन का कंबशन H2O। कंबशन में एनर्जी रिलीज होगी, जो भी रिलीज होगी वो वैल्यू गिवन होती है। हीट ऑफ कंबशन इज मेजर्ड बाय बॉम्ब कैलोरीमीटर। Enthalpy of combustion of ethane, CO2 H2O बैलेंस करते हैं, 2 CO2 6 3H2 4 और 3 7, then 7/2. In above case 2 to 4 then 2. Reactant must be 1 mole, ध्यान रखना। Enthalpy of combustion of carbon and enthalpy of formation of CO2 will be same. Enthalpy of combustion of carbon and enthalpy of formation of CO2 will be same. तो enthalpy of combustion की इक्वेशन इस तरह से थी, आपको एग्जांपल प्रोवाइड करवाए गए हैं, उसको देखिए। और एक केमिकल रिएक्शन क्या था, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट या प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। तो एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन equal to summation of enthalpy of combustion of reactant minus enthalpy of combustion of product. In enthalpy of combustion and in bond energy, both cases you should take enthalpy of reactant minus product. Except these two, you can take enthalpy of product minus reactant. एटलीस्ट इतनी चीजें आप लर्न करके रखो कि इन दो केस में ही रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होगा, बाकी सभी प्रोडक्ट माइनस। इसमें आपको कैलोरीफिक वैल्यू बताई गई होगी। हीट ऑफ कंबशन अपॉन मॉलिक्यूलर मास मीन्स amount of energy release in the burning of 1 gram substance. तो 1 ग्राम सब्सटेंस के बर्न होने पे जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसे कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। एफिशिएंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैलोरीफिक वैल्यू। एफिशिएंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैलोरीफिक वैल्यू, यहां से ये भी क्वेश्चन आएगा। अब इसके बाद आपको बताया गया होगा बॉन्ड एनर्जी। Bond energy, amount of energy released in the formation of 1 mole bond from its gaseous atom, or amount of energy required to dissociate 1 mole bond means 1 mole bond formation में जितनी एनर्जी रिलीज होगी 1 मोल बॉन्ड डिसोसिएशन में उतनी एनर्जी एब्सॉर्ब होगी। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इक्वल टू बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी इक्वल एंड अपोजिट। For a chemical reaction, enthalpy of reaction, summation of the bond energy of the reactant minus summation of
bond energy of the product reactant means bond energy H2 plus bond energy Cl2 minus into bond energy HCl कोफिशिएंट 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, इस पे आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी करवाए गए होंगे, हीट ऑफ फॉर्मेशन पे, हीट ऑफ कंबशन पे, बॉन्ड एनर्जी पे, इन सब पे न्यूमेरिकल्स आपको बताए गए हैं। रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, आपको एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बताया गया होगा। डेफिनेशन याद है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की? जरा बोलो, कॉपी में से देख के बोलो। Amount of enthalpy change when 1 gram equivalent of an acid is completely neutralized by 1 gram equivalent of base. Good. 1 gram equivalent of acid is completely neutralized by 1 gram equivalent of base. Means like HCl, NaOH, NaCl plus water, ये था। Normality is equal to n factor into molarity. Gram equivalent is equal to n factor into mole. तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते थे, वीक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग बेस वीक, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक बेस वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ग्राम इक्विवेलेंट फर्स्ट ऑफ ऑल मोल 1 या फिर n फैक्टर 1 और मोल भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट, तो 1 into 1 ये भी 1 ग्राम। तो यही डेफिनेशन था कि व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस, देन अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज कितना आता था? 13.7 किलो कैलोरी या फिर 57.1 किलो जूल पर मोल। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फिक्स था -13.7। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज मेजर्ड बाय वाटर कैलोरीमीटर। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज मेजर्ड बाय वाटर कैलोरीमीटर, बट एंथैल्पी ऑफ कंबशन इज मेजर्ड बाय बॉम्ब कैलोरीमीटर। तो ये कैलोरीमीटर भी आ गया। ठीक बात। अभी दूसरी बात इसमें क्या बताई गई थी उस टाइम पे, means strong electrolyte. Strong electrolyte means 100% dissociation. Weak, ये भी strong है, ये भी 100% dissociation है ना। तो complete neutralization means water formation, means फॉर्मेशन ऑफ वाटर। रियल न्यूट्रलाइजेशन, ये जो इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है वो किस में रिलीज हो रही है? फॉर्मेशन ऑफ वाटर में रिलीज हो रही है। तो फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल वाटर, इतनी एनर्जी रिलीज होगी। तो अगर डिसोसिएशन ऑफ वाटर हो तो डेल्टा एच यही होगा बट प्लस हो जाएगा। तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन मींस बेसिकली एंथैल्पी ऑफ चेंज इन द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल वाटर फ्रॉम H आयन एंड OH आयन। ठीक है ना। तो ये फिक्स था। अब इन केस ऑफ वीक
weak acid and a strong base. ये weak acid है means weak electrolyte. Weak electrolyte means इसका जो degree of dissociation है वो less than 100% होगा. NaOH तो strong है means 100% dissociation. ये salt है, ये भी strong electrolyte means 100% dissociation. और water means ये है कि ये 100% dissociate नहीं होगा तो जितनी एनर्जी इसमें रिलीज होगी, रिलीज 13.6 ही होती है, 13.7 सॉरी, लेकिन उसमें से कुछ एनर्जी यूज हो जाती है इसको 100% डिसोसिएट होने में, तो जो रिलीज की वैल्यू आएगी वो कम हो जाएगी नेट रिजल्ट। देखो कॉपी में लिखवाया गया होगा कि जब भी कभी वीक एसिड वीक बेस हो, हेलो सर, सर मैं सॉरी मैं क्लास में था, अभी मैं आपको फ्री होके कॉल करता हूँ सर, है ना सर? तो सॉरी इसके लिए, है ना सर? ओके सर। हाँ, क्या कह रहे थे बच्चों? कुछ आप लोग बोल रहे थे क्या? नहीं सर, आपने बोला हेलो तो मुझे लगा आवाज नहीं आ रही तो मैंने बोला था। नहीं, वो किसी बच्चे का फोन आ गया, उसका सिलेक्शन हुआ होगा इस टाइम। तो ये है कि भाई 600 जिस बच्चे का था उसको BDS मिल रहा है, बताओ 600 पे BDS मिला है शिमला उसको, है ना? तो आप लोग टारगेट समझ लो कहाँ जाना है। सेकेंड काउंसलिंग में 15,000 तक की रैंक जनरल कैटेगरी में उन्होंने MBBS दिया है अभी तक। मतलब अब एक राउंड और बचा है, मॉप ऑफ राउंड, लेकिन उसमें तो मतलब कहते हैं ना जुगाड़ वगैरह चल जाता है अपना। तो आप इमेजिन करो पिछली साल 584 पे बच्चे को MBBS मिला था, है ना, सोनीपत, और इस बार 600 पे बच्चे को BDS मिल रहा है। मुझे समझ नहीं आता कि बच्चे कितने मार्क्स उठाएंगे। तो इस हिसाब से आपका टारगेट पता है क्या हुआ? 650। किसमें? स्क्रीन देख रहे हो ना? और सर 650। क्या आप 650 के लिए मेहनत कर रहे हो? बोलिए। सब चल रही है। तो मतलब सॉल्व हो गया कि भाई 600 के बच्चे का ये हालत है, बताओ, है ना? डेंटल कॉलेज और ज्यादा ना हो जाए क्या? अगले साल कहीं और ज्यादा ना हो जाए। नहीं, और ज्यादा कैसे होगा बेटे? 720 में 720 से ज्यादा क्या उठाएगा फर्स्ट रैंकर, बताओ? अब क्या ही है ना, तो कुछ बचा ही नहीं ना, बैरियर ही खत्म हो गया। अब तो ये करना चाहिए कि स्लाइटली इनको थोड़ा पेपर टफ बनाना चाहिए। वो ना हो रहा है सर। अदरवाइज तो क्या है कि भाई 2-3 क्वेश्चन तो ह्यूमन एरर की वजह से ही गलत हो जाते हैं ना। हाँ। तो वो तो बच्चा गया, है ना? चल जो भी है, सर वो नहीं होगा, पेपर आसान मतलब टफ नहीं हो पाएगा। अब नहीं टफ होगा, बिल्कुल सही कह रहे हो। मतलब मुझे भी ऐसा लगता है कि लेवल डाउन ही होता जा रहा है, और अब बच्चे बहुत ज्यादा हाई फाई चीजें बिल्कुल ही मत पढ़ो, बेसिक चीजें जितना कर सकते हो वो करो, है ना? इस बार जिन बच्चों ने बहुत ज्यादा हाई फाई पढ़ा वो कई बच्चे मार खा गए, और उसी में से एक पेरेंट्स का फोन अभी देखो आया है, इनके बच्चे का मार्क्स है 590। तो मुझे लग रहा है इनको या तो कहीं नहीं मिला होगा या कुछ सजेशन चाहते होंगे,
है ना। 590 है, नहीं मिल रहा होगा कुछ सर ऐसे तो सर वही है, मिल जाता है रुपए दे के। अब मॉप ऑफ राउंड में मे भी कहीं मिल जाए या फिर जुगाड़ लगाया जाए, कुछ भी है। जुगाड़ लगेगी। नहीं बताते हैं, जैसे मुझे कुछ पता चला इधर कोई कंपनी वंपनी है, पता नहीं कौन, वो कहते हैं कि हम करवा देंगे ऐसा वैसा, अगर इतने नंबर हैं तो बिहार वार में कहीं दिलवा देंगे। बट वो श्योर नहीं होता ना कि दिलवा पाएंगे कि नहीं। चलो खैर, आपके हाथ में जो है बस वो यही है कि भाई मैक्स टू मैक्स खुद ही मार्क्स उठा लो आप, ये तो बहुत प्रॉब्लम होती है। चलो, इस केस में एक एक्सेप्शन था बच्चों, HF प्लस NaOH, NaF प्लस वाटर। तो ये एक एक्सेप्शन था जिसमें कि -57 की बजाय 68 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो जाती है, सबसे ज्यादा। मेरी स्क्रीन शेयर है बच्चों? यस सर। तो ये एक एक्सेप्शन एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में, ये याद रखना। तो वीक एसिड वीक बेस हो तो उस कंडीशन में, अब आपको इसमें और भी बताए गए होंगे, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन में आपको पता होगा कि 1 मोल सॉलिड 1 मोल लिक्विड डेल्टा H चेंज हो रहा है यहाँ पे, है ना। 1 मोल फिक्स है, डेफिनेशन में 1 मोल होना चाहिए। 1 मोल लिक्विड 1 मोल वेपर में जाता था तो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन होता था। 1 मोल सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता था 1 मोल वेपर में, तो वो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन होता था, है ना। तो ये तीनों डेफिनेशन यहाँ तो नहीं इंपॉर्टेंट है, बट एंट्रोपी के केस में इंपॉर्टेंट बन जाती हैं ये, है ना। तो एंट्रोपी के केस में ये चीज़ ध्यान रखना है। तो ये सारी एंथैल्पीज थी 1 लेकिन ये 4 एंथैल्पीज पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं इस चैप्टर में। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, कंबशन, न्यूट्रलाइजेशन एंड बॉन्ड एनर्जी, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। तो ये आप कर लोगे। अब इसी चैप्टर में आपको पता है कि एंट्रोपी था, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंट्रोपी, एंट्रोपी मीन्स डिसऑर्डर, रैंडमनेस, है ना। हमेशा हम चेंज इन एंट्रोपी निकालते हैं, कभी भी एंट्रोपी आप आइसोलेटेड का नहीं निकाल सकते। Q/T, ये फॉर्मूला था मैथमेटिकली, है ना। Q रिवर्सिबल, हीट एनर्जी हमेशा रिवर्सिबल कंडीशन में देनी होती थी। रिवर्सिबल कंडीशन में देने से टेम्परेचर चेंज नहीं होता, तो Q रिवर्सिबल था, ठीक है। आइसोथर्मल था ये, आइसोथर्मल। तो उस कंडीशन में क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। अभी टेम्परेचर जब कांस्टेंट रखना है तो उस कंडीशन में डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, तो ये 0 हो गया, मीन्स Q इज इक्वल टू माइनस W। Q रिवर्सिबल है तो वर्कडन भी रिवर्सिबल हो गया, तो वर्कडन रिवर्सिबल मीन्स वर्कडन रिवर्सिबल कितना होता था, -2.303 nRT log V2/V1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया ये। फिर ये वैल्यू यहां ले आके पुट करते थे, बाई T करेंगे, log V2/V1 बाई T, T से T कैंसिल हो गया, log V2/V1, ये एंट्रोपी। तो ये एक फॉर्मूला था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। इस फॉर्मूले में खास बात यही थी कि टेम्परेचर नहीं है, है ना।
अब आप बाकी चीज़ें मैथमेटिकली चेंज कर सकते हो कि V2 बाई V1 को P1 बाई P2 ले लो। अभी log बेस 10 log बेस E करोगे तो 2.303 रिमूव कर दोगे। तो ये सारी चीज़ें इसमें मैथमेटिकली चेंज थी, है ना। ये हो गया। एंट्रोपी चेंज आपको पता है सॉलिड लिक्विड गैस में, आपको पता है गैस में डिसऑर्डर की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। अब ये एक फॉर्मूला था। और एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन मीन्स एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बाय में T मेल्टिंग पॉइंट। एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन क्या था? एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन बाय में बॉइलिंग पॉइंट। एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन क्या था? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन अपॉन गिवन टेम्परेचर। तो इस पर भी न्यूमेरिकल था आपके, तीनों पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, उस एक फॉर्मूले पे और इस फॉर्मूले पे भी न्यूमेरिकल है ना। एंट्रोपी, किसी का भी एंट्रोपी, कोई केमिकल रिएक्शन हो तो एंट्रोपी चेंज कैसे निकालते थे? समेशन एंट्रोपी चेंज ऑफ द प्रोडक्ट माइनस समेशन एंट्रोपी चेंज ऑफ द रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर लेंगे हम, है ना। कोफिशिएंट वगैरह वही पैटर्न अप्लाई करते थे। अब एंट्रोपी जो था वो डेल एन जी पे भी डिपेंड करता था। इफ डेल एन जी इज पॉजिटिव then entropy will be also positive. If del Ng is negative, ये केमिकल रिएक्शन के लिए लगेगा और कहीं। del Ng is 0 means entropy change will be 0. तो मीन्स del Ng पर डिपेंड करेगा, केमिकल रिएक्शंस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि आता है टोटल एंट्रोपी चेंज और आइसोलेटेड सिस्टम। मीन्स एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम प्लस एंट्रोपी चेंज ऑफ द सराउंडिंग should be greater than 0 for spontaneous process. स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए टोटल एंट्रोपी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए था। नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए क्या होना चाहिए? लेस देन 0, देन नॉन स्पॉन्टेनियस। इफ टोटल इज इक्वल टू 0 देन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे था, तो इक्विलिब्रियम के केस में ये 0 हो जाएगा टोटल एंट्रोपी। तो ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था कि भाई स्पॉन्टेनियस होने के लिए आपको पता है गिब्स फ्री एनर्जी स्पॉन्टेनियस होने के लिए क्या होनी चाहिए थी? नेगेटिव और एंट्रोपी पॉजिटिव। मतलब रैंडमनेस मैक्सिमम चाहिए और एनर्जी मिनिमम चाहिए फॉर स्टेबिलिटी। आगे आते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी इसमें था। गिब्स फ्री एनर्जी किसे कहते थे? आपको अगर कुछ याद हो उसके बारे में। गिब्स फ्री एनर्जी कुछ नहीं याद है, सब भूल गए गिब्स फ्री एनर्जी? कॉपी में जरा सर्च कर।
Gibbs free energy is equal to maximum useful work. Gibbs free energy is equal to maximum useful work. So delta G equals to delta H minus T delta S. मैक्सिमम यूजफुल वर्क तो था ही, गिब्स फ्री एनर्जी, डेल जी नेगेटिव फॉर स्पॉन्टेनियस, पॉजिटिव फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस एंड जीरो फॉर इक्विलिब्रियम। केमिकल रिएक्शन के लिए डेल जी क्या था? समेशन गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। तो ये प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ये जीरो हो जाता था किसी केमिकल रिएक्शन के लिए। इसमें जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया था वो इस इक्वेशन पे आता था, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच टी इंटू डेल एस। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना, हेंडरसन इक्वेशन। तो इस केस में आपको बताया गया था, केस फर्स्ट था। केस फर्स्ट के केस में इफ डेल एच इज पॉजिटिव मीन्स एंडोथर्मिक एंड डेल एस इज नेगेटिव, देन व्हाट हैपेंस? डेल जी विल बी इक्वल टू डेल एच टी इंटू डेल एस माइनस तो प्लस, इक्वेशन आएगा एट एनी टेम्परेचर या फिर एट ऑल टेम्परेचर। At all temperature del Z would be positive. At all temperature del Z would be positive. Means always non-spontaneous. Now case second. Del H is negative and del S is positive, then del Z will be minus at any temperature. At all temperature del Z will be negative, means always spontaneous process. Always spontaneous process. Case third. Delta H would be positive and delta S also positive. Then delta Z यही होगा एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर अगर होगा तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कम होगा, मीन्स इन दिस केस मैग्नीट्यूड ऑफ टी इंटू डेल्टा एस विल बी लोअर देन डेल्टा एच, देन you can use sign of delta H, means at low temperature delta Z would be positive, means non-spontaneous. But in case of high temperature, magnitude of T into delta S would be greater than this, so that you can use sign of T into delta, then delta G would be negative, means negative. इस टाइप का केस आपको बताया गया था ना क्लास में, कॉपी में भी होगा। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसमें कम से कम आपके पैकेज में 15 से 20 क्वेश्चन तो थे ही कम से कम।
ठीक है, अब मैंने इसको आपको रिवाइज करवा दिया। अब इस चैप्टर में आपका पैकेज में से कोई डाउट हो तो वो मुझे सेंड करो, तो मैं उसको बता दूं कि हाँ भाई ये क्वेश्चन नहीं बना है ना। या और कोई टॉपिक इस चैप्टर में नहीं क्लियर हुआ हो वो बताओ। आपके पास पैकेज है सभी लोगों के पास, फर्स्ट वाला? यस सर। मेरे पास थर्मोडायनेमिक्स का तो है लेकिन आप लोगों का नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर डिजिट चेंज हो गया होगा ना। तो आप एक बार डेल्टा जी वाले इक्वेशन पे जो डाउट्स हैं एक बार उसको सॉल्व करके देखो। इस इक्वेशन पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इस इक्वेशन पे जितने क्वेश्चन हैं पैकेज में वो सॉल्व करके देखो और बताओ मुझे कौन सा नहीं आया। ट्राई करो सभी लोग।